हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने आंकड़ा जारी किया है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर इजराइल ने लेबनान के ऊपर जो हमले किए हैं, पेजर हमलों को मिलाकर, उसमें तकरीबन 58 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। मौतें तो और ज्यादा हुई हैं, लेकिन 58 जो हैं वो हिजबुल्लाह के ही लड़ाके हैं। कल जो लेबनान के ऊपर हमला किया था इजराइल ने, उसमें तकरीबन 12 हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए। इजरायली हवाई हमले में 37 लोग मारे गए, जिसमें से 12 कमांडर हैं। 12 में से 2 सीनियर कमांडर हैं। एक का नाम इब्राहिम अकिल और दूसरे का नाम अहमद बहाबी। हिजबुल्लाह के 2 सीनियर कमांडरों की भी मौत हुई है। बाकायदा हिजबुल्लाह ने सभी के फोटो भी जारी किए। हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने हमला किया तो उसके बाद हिजबुल्लाह भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट अटैक इजराइल के गलील एरिया में कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तकरीबन 100 से ज्यादा रॉकेट गलील एरिया में बस्तियों पर दागे, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई, 66 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इजरायली यहूदियों की बस्तियों पर हिजबुल्लाह ने यह हमला करके बदले की शुरुआत की। तो हिजबुल्लाह खामोश नहीं बैठेगा, हिजबुल्लाह हमले करता रहेगा। फिलहाल इजराइल के एक मंत्री ने कहा है कि लेबनान के साथ 2006 में हमारी एक जंग हुई थी। 2006 में हमने बड़े बड़े हमले लेबनान के ऊपर किए थे, लेकिन हमने ये जो अब हमले किए हैं लेबनान के ऊपर, ये 2006 से भी बड़े हमले थे। और साफ कह दिया कि हम हमले करना जारी रखेंगे। लेबनान पर हमले करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने तो अभी शुरुआत की है, मिडिल ईस्ट को हम पूरी तरह से अब बदलने जा रहे हैं। हम ऐसा कुछ करेंगे कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से बदल जाएगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल के गलील में रॉकेट हमला किया। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान के ऊपर इजराइल का एक हरमीस ड्रोन मंडरा रहा था, उसको भी हिजबुल्लाह ने मार गिराया और वो बुरी तरीके से भूमध्य सागर के अंदर जाकर गिरा और पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके अलावा जो सफेद है एरिया इजराइल का, वहां पर भी हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल करके इजराइल का जो मेन मुख्यालय है सेना का, उस पर हमला किया और वो हमला भी सीधा था। आग लग गई, धुएं के गुब्बार उठना शुरू हो गए। तो हिजबुल्लाह अपने इतने लोगों की मौत होने के बावजूद भी खामोश नहीं बैठ रहा है। सीज फायर को लेकर भी यह खबर आ रही है। अमेरिका बहुत कोशिशें कर रहा है, हालांकि वो सारी कोशिशें दिखावे के तौर पर हैं। अब इजराइल ने अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि देखिए, हम इस प्रस्ताव पर सीज फायर करने के लिए राजी हैं, आप हमास को राजी कर लो। जो बिचौलिए देश है, कतर, मिस्र, जॉर्डन जैसे, उन देशों के ऊपर प्रेशर डालो, वो देश हमास के ऊपर प्रेशर डालेंगे और इस प्रस्ताव पर हम राजी हैं। प्रस्ताव में क्या कहा है इजराइल ने? अमेरिका के एक अधिकारी को बताया गया इजराइल की तरफ से कि इस प्रस्ताव में हमने जो बातें लिखी हैं वो ये हैं कि हमास हमारे सारे बंधकों को एक साथ छोड़ेगा, साथ ही साथ उसके बदले में हम फिलिस्तीन के सारे कैदियों को रिहा कर देंगे। और जो याह्या सिनवार हैं हमास के लीडर, उनके लिए हम एक सुरक्षित जगह देंगे निकलने की। वो फिलिस्तीन से बाहर जाकर कहीं भी सुरक्षित जगह पर अपना घर बना सकते हैं, बना ले, सुरक्षित ठिकाना ढूंढ सकते हैं। हम याह्या सिनवार को गाजा से निकलने की इजाजत देंगे। यह हमारा प्रस्ताव है। अगर इस पर हमास राजी होता है तो हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। अभी इजराइल के इस प्रस्ताव पर हमास की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि याह्या सिनवार इस प्रस्ताव को मानेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रस्ताव लाने से पहले इजराइल ने यह बात कही थी कि हम याह्या सिनवार को गाजा से निकलने का मौका दे रहे हैं। याह्या सिनवार ने कहा कि नहीं, हम नहीं निकलेंगे, हम सुरंगों में हैं, गाजा के अंदर मौजूद हैं और यहीं रहेंगे। अब ईरान की भी बात कर लेते हैं। ईरान ने 4000 किलोमीटर की रेंज वाला एक शहीद 136B लॉन्च किया है। यह एक लंबी दूरी का कामिकेज ड्रोन है और इस ड्रोन को दुनिया का सबसे लंबी दूरी का ड्रोन बताया जा रहा है। ईरान अपनी ताकतें तो लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन ईरान अपने ऊपर इतने सारे हमले होने के बावजूद भी इजराइल से डायरेक्ट पंगा नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान को अच्छे से मालूम है कि अगर हम भिड़ गए तो ये लोग हमारे ऊपर निशाना साध कर बैठ जाएंगे। जो रेड लाइन है उसको ईरान क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह, हुतीज, इनको वो आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, लेबनान के अंदर पिछले कुछ दिनों में टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया इजराइल के द्वारा, पूरी दुनिया को अब डर सताने लगा है कि इंसान कहीं पर भी अब सेफ नहीं है। उनके साथ भी कहीं पर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। एलन मस्क को आप सभी लोग जानते ही हैं, सैटेलाइट में इनकी स्टारलिंक कंपनी है। ये कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं कभी भी।
इनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। चेचन्या के ये जो लीडर हैं रमजान कादिरोव, ये व्लादिमीर पुतिन के काफी अच्छे दोस्त हैं और रूस की जो लड़ाई है यूक्रेन के साथ उसमें पूरी तरीके से ये साथ दे रहे हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी भी चल रहा है। नाटो पूरा यूक्रेन का साथ दे रहा है। सारी बातें आप लोगों को मालूम ही है। एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है जो कार बनाती है, एलन मस्क ने एक साइबर ट्रक बनाया था। ये जो कार आपको दिखाई दे रही है इसको साइबर ट्रक कहते हैं और ये काफी खतरनाक मानी जाती है। चेचन्या के लीडर रमजान कादिरोव ने टेस्ला कंपनी के इस साइबर ट्रक पर एक मशीन गन को इंस्टॉल किया और इस साइबर ट्रक को यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया। रमजान कादिरोव ने दावा किया कि उनके साइबर ट्रक पर लगी मशीन गन काफी अच्छा काम कर रही थी और साइबर ट्रक भी काफी मजबूत था। लेकिन इस साइबर ट्रक को रिमोट के द्वारा एलन मस्क ने रोक दिया और रमजान कादिरोव ने मशीन गन को इंस्टॉल करके यूक्रेन के बॉर्डर पर भेजा यूक्रेन के ऊपर हमले करने के लिए, तो उसको एलन मस्क ने रिमोटली बंद कर दिया। साइबर ट्रक पूरी तरह से ठप हो गया। दरअसल हार्डवेयर के अलावा इसमें सॉफ्टवेयर का भी काम किया गया है इस साइबर ट्रक में और इस सॉफ्टवेयर को कहीं पर भी रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब बनाया एलन मस्क ने है, उनकी कंपनी ने है, तो उसका कंट्रोल भी पूरा उनके पास तो जरूर होगा। ये एक छोटा सा सबक है उन देशों के लिए जो देश बड़े बड़े लड़ाकू विमान इन लोगों से खरीद रहे हैं। अगर ये अरबी देश उन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल इनके ऊपर कभी भी करते हैं तो ये लोग उन लड़ाकू विमान को कहीं पर भी ब्लास्ट भी करवा सकते हैं। जब बनाया इन्होंने है तो ये उसके साथ कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। दावा कर रहे हैं रमजान कादिरोव कि उनके साइबर ट्रक को रोक दिया गया है। हालांकि उनके पास 3 साइबर ट्रक अभी और भी हैं। तो इस तरीके से ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं वक्फ बोर्ड कानून की तरफ। बहुत सारे लोगों ने मेल किया, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने मुहिम चलाई। वैसे तो मुसलमान भारत के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा हैं। लोग कह रहे थे कि 20 करोड़ ही ईमेल अगर पहुंच जाते हैं तब भी काम बन जाएगा, लेकिन ईमेल कितने पहुंचे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ईमेल पहुंचे हैं 2.5 करोड़। ये 15 सितंबर तक ईमेल किए गए थे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से कहा गया है कि ईमेल के जरिए आए सुझावों को लेकर सदन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, अपने सुझाव भेजे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, लेकिन फिर भी 2.5 करोड़ सुझाव पहुंचे हैं। इसमें से बहुत सारे इस बिल के समर्थन में भी थे। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत जल्द सदन में पूरी रिपोर्ट पेश करेगी, दिखाएगी कि कितने समर्थन में सुझाव आए हैं, कितने इस बिल के खिलाफ सुझाव आए हैं। उसी के आधार पर शायद कोई फैसला लिया जा सकता है। जरूर लिया। देखते हैं कि क्या होता है। जैसी कोई खबर आएगी आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।